नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। इस दौरान लोहिया लेड हेलीपैड पर सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नगला स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए। वही उत्तराखंड के कई मुद्दों के साथ साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की नजर पर सबकी नजर टिकी हुई है और राज्य सरकार भी अब चुनाव कराने की स्थिति में है। क्या है और प्रदेश के मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो निकाय चुनाव पूरा प्रदेश एक साल से देख रहा है चुनाव कब हो, तो क्या अभी क्या स्थिति? नहीं, एक साल कहाँ है, एक साल से देख रहा है। एक तो बार बार ये बात कही जा रही है एक साल से देख रहा। हाँ, 6 महीने ऊपर हो गए और मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, वो संगठन पूरी तरह से तैयार है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि केदारनाथ चुनाव सेमीफाइनल है, जो सेमीफाइनल में टीम बाहर हो जाती है वो फाइनल खेलने की स्थिति में नहीं होती। तो चिंता मत कीजिए, तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। पहले की तरह चिंता मत कीजिए, बहुत शानदार बैटिंग होगी, लोग देखेंगे। विपक्ष के पास क्योंकि कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, इसलिए खिसियाहट है, वो खिसियाहट नजर आती है। ऐसा हो रहा है, डिले कर दिया। अरे आप बताइए ना, आप तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक तरफ महाराष्ट्र में बुरी तरह हार हो रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है। हम तो कभी भी चुनाव करा ले तो हमारी क्लीन स्वीप है। तो कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के नाम लेवा लोग अब कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस के नेता मना कर रहे हैं कि सिंबल पे चुनाव मत लड़ाइए। तो अब और इससे बुरा क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए कि उनके नेताओं ने मना करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले नहीं है। इस तरह की बातें निकल निकल के कांग्रेस नेताओं की तरफ से सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है चिंता का विषय कांग्रेस के लिए कि किस तरफ कांग्रेस जा रही है। हमारा विपक्षी दल है, उसकी थोड़ी सी चिंता हमें है। वो चिंता ये है कि कम से कम कांग्रेस जिस तरह से डूब रही है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सर, एक चीज और, क्योंकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के तौर पर रखा गया है, जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत वहां प्रशासक नियुक्त है। उस पर उनका विरोध भी है कि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया गया तो हम लोगों को भी बनाया जाए, और सरकार से उनकी मांग। मुझे लगता है कि जब प्रशासक बनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने कमांड हाथ में रहे। तो नया आदमी आता है तो कई बार चीजों को उस तरह से संभालने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर उन्हीं प्रधानों के उसी लाइन को आगे बढ़ाया तो मुझे लगता है इस पे विरोध नहीं होना चाहिए। चिंता मत कीजिए, अब तो साथ साथ चुनाव कराने जाने की तैयारी में मुझे लग रहा है कि सरकार में ऐसी सुनने में हमारी भी चीजें आ रही हैं कि हो सकता है कि विपक्ष भी ये डिमांड कर रहा है और इस तरह की लाइनें भी आने लगी हैं कि शायद सरकार ऐसा भी कर सकती है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को साथ साथ करा दे, तो और अच्छा हो जाएगा। कि साथ साथ चुनाव होंगे तो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। रोज रोज चुनाव हो, ये भी दिक्कत होती है। तो सरकार काम कब करेगी, अब रोज चुनाव में रहेगी तो एक ही साथ चुनाव हो जाएंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कुछ बचा नहीं है, तो जो बचा कुचा है उसे संभाल के रखें, नहीं तो वो भी डूबने वाला है। बांग्लादेश की बात करें, अल्पसंख्यकों को लगातार आप लोग उठाते रहे कि अल्पसंख्यकों को वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, तो क्या कहना है इसके बारे? मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जन्म भारत के कारण हुआ और भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश को हमेशा सपोर्ट किया, आज दुख की बात यह है कि ISI बांग्लादेश में घुस चुका है। आज जो जमाते इस्लामिया, उसका कैप्चर, उसके खूनी पंजे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश आ चुका है। और जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को आगे आना चाहिए। अगर ईमानदारी से तुम्हें किसी बेगुनाह के ऊपर जुल्म होता है और तुम ये मानते हो कि वाकई जुल्म होता है, तो फिर इस जुल्म के खिलाफ जो पैरोकार बनते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के, वो खामोश क्यों हैं? 2-4 लोगों की डेथ हो जाती है, हम ये कह रहे हैं वो भी बुरा है, नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन जहां हजारों लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है मजहब के आधार पे, क्या उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए?
क्या उसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए? तो खामोश क्यों है? ज्ञापन भेजें देश के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, कि जो हो रहा है बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अपने भाई हैं, उनके साथ जो ये कुकृत्य किया जा रहा है, जो वहाँ नरसंहार चल रहा है, जो वहाँ हमारे पुजारी गण हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको सलाखों में बंद किया जा रहा है, जेलों में, और उनकी पैरवी करने वालों को भी मारा जा रहा है। अगर कोई उनके लिए वकील बन रहा है, उसके साथ भी अन्याय किया जा रहा है। ये लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है बांग्लादेश में। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो वो लोकतंत्र दिखना चाहिए। और इसलिए मेरा आह्वान है कि 10 तारीख को मानवाधिकार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, सबको साथ आना चाहिए और एक आह्वान करना चाहिए कि जो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश चल रहा है, वहां अब सामान्य स्थिति हो और जो गंदगी वहां फैली है, उस गंदगी को कंट्रोल किया जा सके। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। वहीं मसूरी में कैंपटी बस स्टैंड के पास सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाने का विरोध तेज हो चुका है। डिवाइडर के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे कई लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी बिना सुझाव के लिए मसूरी में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य चौक पर बीचों बीच डिवाइडर लगा दिया गया, जिससे कि एक तरफ पार्किंग है तो दूसरी तरफ दुकानें हैं, और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। वही दुकानदारों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डिवाइडर को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चौराहा चार तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए, और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, उनका विचार विमर्श जरूर किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाए। प्रशासन को हर जो काम मसूरी में कर रहे हैं, वो जो बैराकेड, जो मसूरी का माल रोड का जो बैरियर है, उसमें भी समय अवधि उन्होंने 12 बजे रात कर दी है। तो जो लोकल लोग हैं, जो कहीं शादियों में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो 10:30 बजे का टाइम था उसे बढ़ाकर रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है। तो जहां स्थानीय लोगों को उसकी परेशानी होगी, वहां पर्यटकों को भी उसकी परेशानी होगी। प्रशासन अपनी मर्जी से ले रहा है, जिसके लिए हम प्रशासन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे और उनको एक चेतावनी भी देना चाहेंगे कि देखिए, अगर इस तरह से मसूरी में नहीं चलेगा, अगर यदि मसूरी का हित के लिए सोचना है तो आपको मसूरी के सभी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और यदि प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हम उसके लिए उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। उधम सिंह नगर के औद्योगिक शहर काशीपुर को जिला बनाने की मांग को लंबे समय से जारी है। उत्तर प्रदेश के समय से मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन किसी ने भी काशीपुर को जिला बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि 4 बार से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा विधायक रहे और उन्होंने हमेशा जनता से जिला बनाने की मांग को लेकर वोट लिए। उनकी सरकार भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक ना चली और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी काशीपुर अब तक जिला नहीं बन पाया है। कई संगठन जिले की मांग को लेकर समय समय पर मुखर होते रहे। व्यापारियों और छात्रों और अधिवक्ताओं ने भी काशीपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर खून से ज्ञापन तक भेजे हैं। ऐसे में एक ही सवाल है कि आखिर कौन है जो काशीपुर की जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर पंख नहीं लगा पा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशीपुर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल है। ग्राउंड जीरो से काशीपुर संवाददाता आरिफ खान ने काशीपुर जिला बनाने की मांग को लेकर खास बातचीत भी की है। वर्षों पुरानी मांग काशीपुर को जिला बनाने की आज भी जैसे कि तैसी है। तमाम सरकारें बदली, तमाम वादे हुए, उन वादों पर वोट भी लिए गए, वकील भी हाय हाय के नारे लगाते रहे। आज जानते हैं किस तरीके की मांग रही है और क्या समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ और किस तरीके का संघर्ष जारी है वकीलों का आज भी। सर, जानना चाहेंगे, बार के हमारे साथ अध्यक्ष हैं, किस तरीके का संघर्ष रहा। वकीलों ने एक बड़ा लंबा संघर्ष करा काशीपुर जिला बनाने की मांग को लेकर, मगर समस्या जैसे की तैसी है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ काशीपुर बार एसोसिएशन की करीब 3 पीढ़ियों से ये संघर्ष चल रहा है और सब लोग काशीपुर को जिला बनाने के लिए बहुत समय से प्रयत्नशील हैं। लगभग सभी दलों की सरकारें रही और उन्होंने आश्वासन भी दिया। काशीपुर बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है, जिले के लिए डिजर्व भी करता है, लेकिन अभी तक हम लोग इस अपनी जो हमने ज्ञापन दिए, मांग की और सब सरकारों से निवेदन किया, लेकिन अभी तक काशीपुर जिला नहीं बन पाया, जबकि काशीपुर बहुत पहले जिला बन जाना चाहिए था।
काशीपुर की तस्वीर आज कुछ और होती अगर ये ज़िला बन गया होता। और हम आज भी प्रयासरत हैं, हम आज भी सरकार से और संगठनों से निवेदन करते हैं कि काशीपुर एक ऐतिहासिक नगर है, इसको यहाँ काशीपुर बार में हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो भारत रत्न है वो यहाँ पर बार के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, इसलिए ये काशीपुर बार पंत जी के नाम पर ही एक जिला बनना चाहिए और ऐसी हमारी मांग है सरकार से। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और काफी संघर्ष करते रहे जिला बनाने की मांग को लेकर, हमेशा समस्या उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिलते रहे हैं। सर, किस तरीके का संघर्ष रहा है आपका? देखिए, काशीपुर एक पौराणिक नगर है और यहाँ जिले की मांग भारतवर्ष की सबसे पुरानी मांग है। जैसा कि मुझे विदित है, उस समय मैं तो नहीं था, लेकिन जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें सर्वप्रथम काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा जिले के लिए ज्ञापन दिया गया था और तब से आज तक तमाम सरकारें आई, तमाम लोगों ने मांग उठाई, रेल लोको कार्यक्रम हुए, तमाम जगह जगह प्रदर्शन हुए, जनमानस ने प्रदर्शन किए, व्यापारियों ने अपने खून से लिखकर ज्ञापन दिए, तमाम लोगों ने एजिटेशन किए, सर्वदलीय संभाव से सर्वदल के लोगों ने आंदोलन किए और समय समय पर, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का जमाना हो यूपी उत्तर प्रदेश में, चाहे बनारसी दास गुप्ता जी का जमाना हो, चाहे पंडित नारायण दत्त तिवारी का जमाना हो, चाहे और तमाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आए, तमाम मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आए, सभी लोगों ने काशीपुर जिला बनाने के लिए आश्वासन दिया, परंतु वो आश्वासन कोरा साबित हुआ और आज भी काशीपुर का जनमानस पलके बिछाए बैठा है कि कब काशीपुर जिला घोषित होगा और कब काशीपुर के जनमानस को सही न्याय मिल पाएगा। ये बात सही है कि यदि 45 वर्ष पहले कुछ भूमाफिया और कुछ आर्थिक अपराधी आड़े नहीं आते तो काशीपुर 45 वर्ष पहले ही जिला बन गया होता, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने और कुछ आर्थिक अपराधियों ने सरकारों को गुमराह किया और जिला नहीं बन पाया। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि काशीपुर को शीघ्र जिला घोषित किया जाए। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चौधरी जी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके के सचिव साहब हैं बार एसोसिएशन के, जानते हैं इनसे किस तरीके की मांगे रही हैं? काफी संघर्ष करा आपने जिला बनाने के लिए। हाँ, हमारी बार बहुत पुरानी बार है। गोविंद वल्लभ पंत इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सबसे पहले अध्यक्ष वही थे। तो एक लंबे समय से आज़ादी के बाद ही जब से ये बार चली आ रही है और तब से ही उसके बाद कुछ सालों से बाद से ही इस जिले की मांग, क्योंकि ये बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है और जिले की मांग बराबर चली आ रही है। हमारी बार हमेशा से जिले की मांग करती चली आ रही है और ये मांग तब तक जिला नहीं बन जाता जब तक लगातार जारी भी रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मांग जारी रहेगी जब तक जिला बन नहीं जाता। और काशीपुर हमारी बार जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनके अलावा भी जो जनता है यहाँ की, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन किसी भी उस समय के मुख्यमंत्री रहे हो, जो भी रहे, अब भी मुख्यमंत्री, किसी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जबकि सुविधाओं के नाम पर हम देखें तो काशीपुर जिला बनने की स्थिति में बहुत पहले से था। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सुविधाएं थी, जैसे जेल का व्यवस्था यहाँ पहले से थी अपराधियों की बंद करने के लिए। तहसील बहुत पुरानी थी यहाँ पर, हमारी बहुत पहले से तहसील है, अब तो बहुत छोटी छोटी तहसीलें बढ़ गई हैं। बहुत पुराना शहर था, बड़ा, सब कुछ सुविधाएं थी, उसके बावजूद इसे नज़रअंदाज करा गया और आज भी नज़रअंदाज सरकारें कर रही हैं, लेकिन हमारी मांग बराबर है और बराबर बनी रहेगी। हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता हैं और उनसे जानेंगे किस तरीके की मांगे रही हैं, क्योंकि महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिले की कोर्ट में जाना पड़ता है, क्लाइंट को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कैसा महसूस करती हैं जिला न बनने से? जिला बन जाएगा तो हम सभी अधिवक्तागण को और वादकारियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिला अगर काशीपुर नहीं है तो हम लोगों को कोई अपील डालनी है तो उसके लिए भी नैनीताल जाना पड़ता है
उसके लिए, जिससे वादकारियों को जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर काशीपुर जिला बन जाएगा तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी, कम खर्च में उनको न्याय मिल सकेगा। हम अधिवक्तागण की काफ़ी समय से काशीपुर को जिला बनाने की मांग रही है और काशीपुर को जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर वो सभी फैसिलिटीज हैं जो जिले बनने के लिए काफ़ी हैं। अगर सारे ऑफिसेस दफ्तर यहीं आ जाएंगे, एक जगह होगा, एक छत के नीचे होगा, तो हम सभी को आराम हो जाएगा, वादकारियों को न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बात हो रही थी काशीपुर जिला बनाने को लेकर, तो आपको बताते चलें काशीपुर में पुरानी तहसील थी, कमिश्नरी थी और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बार किला के नाम से जानी जाती है। काशीपुर पुराना शहर था, सिडकुल यहाँ मौजूद था, उसके बावजूद भी सरकारें जिला बनाने के लिए नाकाम साबित रहीं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिर कौन सरकार काशीपुर को जिला बनाएगी और अपना परचम लहराएगी। हालांकि जिला बनाने के नाम पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर बोर्ड भी लिए हैं, जनता को छला है जिला बनाने के नाम पर, उनसे बोर्डों का ध्रुवीकरण भी किया है, मगर जिला नहीं बना पाए हैं। ऐसे में तमाम सवाल यही है जनता के, जिला बन जाता है तो इस बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समानता मूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा सकता है। वहीं उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन ग्रुप ऑफ स्कूल पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। इस विद्यालय से पढ़े बच्चे आज ऊंचे ऊंचे पदों में विराजमान हैं। आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालय में कई प्रकार की सुविधाएं छात्र छात्राओं को दी भी जा रही हैं। पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सबका प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहाँ जिस प्रकार की सहयोग और प्रोत्साहन की आवश्यकता है हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव कर दिया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला के साथ साथ और भी कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, शिक्षा मंत्री के पास जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं है, उनके आगे खोलने के लिए या उनके आवास पर धरने पर बैठे हैं। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। राज्य में बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे, वर्तमान में चक्राता से विधायक हैं प्रीतम सिंह, वो आज जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, उनके आवास पर अगर मैं अपने सहयोग से कहूंगा वहां बैठे हुए हैं और भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। उसके साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी यहाँ पहुंचे हैं, बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला के साथ और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं। उनका सीधा आरोप यह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के इन्होंने मांग की थी कि शिक्षा मंत्री से लोग मिलना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप सीधा यह है कि जो प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो नेताओं से नहीं मिलना चाहते। हालांकि कई बार के विधायक प्रीतम सिंह है, एक सीनियर नेता, यहाँ पर अगर देखेंगे वहां पुलिस उनको ले जाने की कोशिश और यहाँ से उठा भी लिया गया। हमारी बात दोनों नेताओं से हुई है, उनका साफ कहना है कि कैबिनेट मंत्री लोगों से नहीं मिलना चाह रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश की व्यवस्था बहुत बदहाल है। देखिए, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके
तरीके से चौपट है। सरकार को, मंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। उत्तम सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया है। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। फिलहाल सभी नेताओं को पुलिस यहां से ले जा चुकी है और आप देखेंगे वो स्थान जो घेराव किया था मंत्री के आवास का, उसको पुलिस ने खाली करा दिया गया। आगे क्या कार्रवाई होती है और कांग्रेस के नेताओं का क्या, क्योंकि उनका साफ कहना है कि यही सब कुछ प्रदेश में चलता रहे तो वो एक भारी आंदोलन भी प्रदेश में करने को तैयार रहेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV 24। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी हिस्सा लिया। साथ ही भाजपा के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रियम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है, उस पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ा के आपातकाल लगाया गया, उस पर भी चर्चा होगी कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात कहते हैं। ये सारी चर्चा होंगी कि किस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों को कांग्रेस ने लगातार अपमान किया है। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। शुभ रात्रि।